हेलो दोस्तों, इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रियंका आपके लिए ईओआरओ की शॉर्ट नोट सीरीज के तहत आज राजस्थान के और भारत के जो आयोग अपने ईओआरओ के सिलेबस में दे रखे हैं उनको कवर करेंगे। अपने सिलेबस के अंदर भारत के आयोग की बात करेंगे तो उसमें राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग दे रखा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दे रखा है, राष्ट्रीय सूचना आयोग दे रखा है, कैग दे रखा है, लोकायुक्त, ये सारे दे रखे हैं। और राज्य वाले बात करेंगे तो लोकपाल की बात करेंगे, राज्य सूचना आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, आरपीसी की बात करेंगे। इन सारे आयोग की अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन अगर बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अपन इनको इस तरीके से पढ़ेंगे जैसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार और राज्य मानवाधिकार आयोग दोनों ही अपने सिलेबस में है, तो दोनों को पहले तुलना करके जो दोनों सिलेबस में है, केंद्र के हो चाहे राज्य के हो, तो अगर सेम है तो उनकी तुलना करके करेंगे और जो सिंगल है उनको अलग से ही पढ़ाई करेंगे। तो बात करते हैं अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं। तो बात करेंगे कि ये किस प्रकार के आयोग है। इसका मतलब प्रकार का मतलब ये होता है कि संवैधानिक है या वैधानिक है। इसका क्या क्राइटेरिया होता है कि वे आयोग जिनका वर्णन है संविधान में दे रखा, कोई न कोई अनुच्छेद में दे रखा है, वो संवैधानिक आयोग होते हैं। और जिनका संसद कोई बिल बनाकर या अधिनियम पारित करके जिन आयोग की स्थापना करवाती है वो वैधानिक आयोग होते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछते हैं। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दे दिया क्वेश्चन में, उसके बारे में सत्य कथन है, उसके ऑप्शन में दे देगा यह संवैधानिक निकाय है या दे देगा इसका ये वैधानिक निकाय है। तो आप सत्य असत्य में इसका क्वेश्चन में पूछता, आरपीसी पूछता भी है इसके बारे में। आज अपन बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बात करेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग। इन दोनों की तुलना करके, क्योंकि इसमें सेम होता है, जो इसकी योग्यता होगी वो इसकी भी होती है, इसको हटाने का तरीका है वो इनका है, ये इनका केंद्र लेवल पे हो जाएगा, इसका राज्य लेवल पे हो जाएगा, इसलिए इन दोनों की तुलना करके बात करेंगे। अब बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग, ये किस प्रकार की बॉडी है। तो इनकी जो स्थापना है, इनकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई। अधिनियम आरा मतलब इस संसद से पारित किया गया है अधिनियम, तो ये एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, मतलब संविधान में इसका वर्णन नहीं था। इन दोनों की अगर बात करते हैं तो ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इनकी स्थापना की गई है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसकी स्थापना। अब बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई और इसकी स्थापना कब की गई। इसकी धारा, इस अधिनियम की धारा 21 के तहत लिख रखा है, इसके तहत लिख रखा है कि कोई भी राज्य सरकार है अपने राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कर सकती है। तो जो राजस्थान का राज्य मानवाधिकार आयोग है वो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत वर्णित है और उसके हिसाब से इसका स्थापना की गई है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना है वो 12 अक्टूबर 1993 को, 1993 का बिल है, ये अधिनियम पारित हो गया 1993 में, तो 12 अक्टूबर 1993 की इसकी स्थापना कर दी गई। लेकिन राज्य मानवाधिकार की बात करेंगे तो इसकी 18 जनवरी 1999 को स्थापना की गई थी। तो बात करते हैं इसकी स्थापना की। स्थापना से पहले अगर बात कर लेंगे कि अधिनियम के तहत है, तो ये जो दोनों निकाय है ये सांविधिक, इसको सांविधिक कह सकते हैं या वैधानिक कह सकते हैं। ये दोनों में से कोई भी नाम ले सकते हैं, लेकिन संवैधानिक अगर बात करें, संवैधानिक की बात करते हैं, अगर संवैधानिक की बात करेंगे तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये सांविधिक मतलब विधि के तहत स्थापित किया हुआ है, या ये वैधानिक है, ये संवैधानिक नहीं है, इसका कोई भी अनुच्छेद में इनका वर्णन नहीं है। ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसकी स्थापना की गई है, इसीलिए एक संवैधानिक, सांविधिक या वैधानिक निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय है। अब नेक्स्ट इसकी स्थापना की बात करेंगे तो मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना है वो 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना की गई। और राज्य मानवाधिकार आयोग की अगर बात करते हैं, इसकी स्थापना 18 जनवरी
1999 को की गई। अगर इनकी स्थापना की बात करते हैं तो इनकी स्थापना राज्य मानवाधिकार की है 18 जनवरी 1999 को की गई है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर स्थापना की बात करें वो 12 अक्टूबर 1993 में की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे कि इनका कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल की अगर बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग कार्यकाल की बात करें तो जब इनकी स्थापना की गई तब इन दोनों को कार्यकाल है वो 5 साल या 70 वर्ष जो भी अधिक हो ये कार्यकाल था। 5 वर्ष या 70 साल 5 साल या 70 वर्ष जो भी अधिक हो ये इसका कार्यकाल था। सेम का सेम इसी का ये भी यही कार्यकाल था 5 या 70 वर्ष। लेकिन इसमें संशोधन करके 2019 में इसमें संशोधन किया गया और इन दोनों के लिए 3 या 70 कर दिया गया। संशोधन करके 3 या 70 वर्ष 3 वर्ष या 70 की आयु होनी चाहिए जो भी अधिक हो पहले हो उसकी बात करेंगे। इसमें भी संशोधन करके 3 या 70 वर्ष की बात कर दी गई और ये संशोधन कब किया गया ये 2019 में संशोधन किया गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनकी नियुक्ति की। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करता है और राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है और राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति की बात करेंगे तो वो राज्यपाल करता है। ये केंद्र लेवल पे तो राष्ट्रपति करेगा और वो राज्य लेवल पे है तो उसकी राज्यपाल करेगा। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा और राज्यपाल खुद से नहीं करेगा। राज्यपाल एक 6 सदस्यीय समिति जो राष्ट्रपति है 6 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर इसकी नियुक्ति करेगा खुद से नहीं करेगा। तो राष्ट्रपति कैसे करेगा। राष्ट्रपति एक 6 सदस्यीय समिति 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर करेगा। 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पे करेगा और वो सदस्य कौन कौन होंगे अगर उनकी बात करेंगे तो देखिए पहले पीएम होंगे और गृह मंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे, ये 2 होंगे और 2 बात करेंगे लोकसभा की। एक लोकसभा के अध्यक्ष होंगे और एक होंगे लोकसभा के विपक्ष का नेता होंगे। 2 ये हो जाएंगे, 2 राज्यसभा से लेंगे। राज्यसभा के उपसभापति होंगे क्योंकि राज्यसभा के जो सभापति वो उपराष्ट्रपति होते हैं वो नहीं आएंगे। राज्यसभा के उपसभापति और राज्यसभा के विपक्ष का नेता ये 6 आएंगे। तो देखिए पहला हो जाएगा प्रधानमंत्री हो जाएंगे, दूसरे की बात करेंगे तो गृह मंत्री, तीसरे की अगर बात करेंगे तो 2 लोकसभा से लेंगे। लोकसभा को एलएस से करें। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष की बात करेंगे और एक विपक्ष के नेता की बात करेंगे। चौथे की बात करेंगे तो लोकसभा में ही विपक्ष नेता की बात करते हैं। और चौथे की अगर बात 5वें और छठे की बात करते हैं तो ये राज्यसभा की बात करेंगे। राज्यसभा के उपसभापति की बात करेंगे और राज्यसभा के विपक्ष के नेता की बात करेंगे। राज्यसभा को आरएस लिखते हैं, उपसभापति। और छठे नंबर पे है राज्यसभा के विपक्ष के नेता। अब देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर बात करते हैं तो इसमें 6 सदस्य की समिति बनेगी जिसमें प्रधानमंत्री बनेंगे, गृह मंत्री बनेंगे, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा के विपक्ष का नेता और राज्यसभा के उपसभापति और राज्यसभा के विपक्ष के नेता। और अगर इसी पे राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं तो इनके लिए राज्यपाल क्या करेंगे। राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान के लिए 4 सदस्यीय समिति होगी। क्यों? क्योंकि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, ओनली विधानसभा ही है। तो विधान परिषद नहीं है तो ये दोनों पॉइंट बनने ही नहीं है। तो अपने विधानसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे और विधानसभा के विपक्ष के नेता और 4 सदस्यीय समिति बन जाएगी है। तो यहाँ पे राज्यपाल 4 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर करेंगे। और 4 सदस्य कौन से होंगे। सबसे पहले की बात करेंगे तो सीएम हो जाएंगे और यहाँ पे वैसे के वैसे गृह मंत्री हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे गृह मंत्री हो जाएंगे। और तीसरे और चौथे पे बात करेंगे तो यहाँ लोकसभा के अध्यक्ष है, यहाँ पे विधानसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे। यहाँ लोकसभा में विपक्ष के नेता है और विधानसभा में विपक्ष के नेता हो जाएंगे। तीसरे की बात करेंगे तो विधानसभा की बात करेंगे, विधानसभा के अध्यक्ष। और चौथे पे बात करेंगे तो विधानसभा में विपक्ष के नेता।
देखिए अपन बात कर रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग की बात कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले हमने बात की इनकी स्थापना कब की गई, तो 12 अक्टूबर 93 को। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 93 का ही मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है, तो उसी साल में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कर दी गई। लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग की राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिकार संरक्षण अधिनियम है, उसकी धारा 21 के तहत स्थापना होती है और उसकी 18 जनवरी 1999 को की गई है। तो बात करते हैं कार्यकाल की, तो शुरुआत की बात करेंगे तो दोनों का कार्यकाल 5 साल 70 वर्ष था, जो भी अधिक हो, और 2019 में इन्हें संशोधन करके 3 सितंबर कर दिया गया है इसका। और नियुक्ति की बात करेंगे तो यहाँ इसकी राष्ट्रीय की राज्य राष्ट्रपति करेंगे, राज्य की राज्यपाल करेंगे, और ये भी खुद से नहीं करेंगे, समिति की सिफारिश पे करेंगे। तो राष्ट्रपति है वो 6 सदस्य समिति की सिफारिश पे करेंगे। 6 सदस्य के प्रधानमंत्री गृह मंत्री होंगे, 2 लोकसभा से 2 राज्यसभा से, लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के विपक्ष के नेता, राज्यसभा के उपसभापति और विपक्ष के नेता। और बात करेंगे राज्यपाल 4 सदस्य समिति पे करेंगे, तो ये हो जाएंगे अपने यहाँ विधान परिषद नहीं है तो ये राज्यसभा वाला ये पोर्शन नीचे नहीं रहेगा और विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता रहेंगे। नेक्स्ट में अपन अगर बात करें नियुक्ति की बात कर ली, इनकी स्थापना की बात कर ली, कार्यकाल कर लिया। नेक्स्ट बात करेंगे इनको हटाने की। नेक्स्ट में बात करेंगे, इसमें बात करेंगे कितने सदस्य हैं। अगर इनके सदस्यों की बात करते हैं, पहले सदस्य कितने, तो इन दोनों की जब स्थापना की गई तब इन दोनों में 1+4 सदस्य थे, दोनों में। अगर इसकी बात करें और इसकी बात करें, दोनों की राष्ट्रीय की बात करें या राज्य की बात करें, दोनों के लिए 1+4 सदस्य ही थे, ठीक है। और बात करते हैं इसके बाद 2006 में इसमें संशोधन कर दिया गया, और इसकी 2006 के संशोधन की बात करें, इसके तो 1+2 कर दिए इसमें सदस्य, तो एक अध्यक्ष हो जाएगा, एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य हो जाएंगे वो। तो अब यहाँ पे एक अध्यक्ष हो गया और 2 सदस्य हो गए। और इसकी बात करेंगे तो 1+5, एक अध्यक्ष है और 5 सदस्य है इस बात करें तो। अब बात करते हैं इनको हटाने की, इनको हटाया कैसे जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं 6 सदस्य समिति और 4 सदस्य की समिति की सिफारिश पर। इनको हटाया कैसे जाता है, तो हटाने की अगर बात करते हैं इनको हटाना कैसे, तो देखिए हर एक आयोग की अगर बात करेंगे ना तो उनको है ना राष्ट्रपति, चाहे राष्ट्रीय लेवल पे राष्ट्रपति या राज्य पे राज्यपाल की बात करें तो वो हटा सकते हैं। अगर वो दिवालिया हो गया तो उनको हटा सकते हैं। कोई भी आयोग की बात करो, ये 3-4 पॉइंट तो कॉमन होंगे सबके लिए, चाहे राष्ट्र, चाहे मानवाधिकार का हो, चाहे सूचना हो, चाहे निर्वाचन हो, कोई भी हो, उनको हटाने के लिए बेसिक पॉइंट है। अगर वो व्यक्ति दिवालिया हो गया, जो अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो कोई भी हो, दिवालिया हो गया तो उनको हटा सकते हैं। या फिर वो तो मतलब नैतिक आचरण से वो अगर दुर्व्यवहार का हो तो उसको हटा सकते हैं। या वो शारीरिक और मानसिक विकलांगता या मतलब अक्षम हो जाए, शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम हो जाए तो उनको हटा सकते हैं। उसके बाद बात आती है कदाचार या अक्षमता की। कदाचार या अक्षमता पे सीधे नहीं हटा सकते हैं, चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो चाहे राज्य मानवाधिकार आयोग, इन दोनों को हटाएंगे राष्ट्रपति। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य इनको भी राष्ट्रपति ही हटाता है, राज्यपाल नहीं हटाता है, ये ध्यान रखना। तो इन दोनों को कौन हटाएंगे, राष्ट्रपति। इनको राष्ट्रपति, इसके की बात करेंगे तो इसको भी राष्ट्रपति हटाता है। अभी राष्ट्रपति हटाएंगे कैसे, तो इनके 2 है, कदाचार और अक्षमता की बात करेंगे। कदाचार और अक्षमता ये दोनों के लिए कॉमन पॉइंट सेम है, चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार हो चाहे राज्य। कदाचार और अक्षमता के आधार पर हटा सकते हैं, लेकिन इसकी पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा। चाहे इनकी करो चाहे इनकी हो, इनकी पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो कदाचार और अक्षमता के आधार पर इनको हटाया जा सकता है, लेकिन इसकी जांच कौन करेगा, लेकिन इसकी जांच है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि कदाचार और अक्षमता के आधार पर हटाया जाएगा तब ही राष्ट्रपति हटा सकते हैं, राष्ट्रपति खुद से नहीं हटा सकते हैं। इनकी जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हटाने की बात करी। अब इनकी बात करते हैं दोनों की, इनकी एक पत्रिकाएं निकलती है दोनों की। इनकी दोनों की पत्रिकाएं कौन सी हैं, तो इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर बात करें तो इसकी नई दिशाएं पत्रिकाएं हैं। नई दिशाएं करके इसकी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पत्रिका है, और मानवाधिकार संदेश करके राज्य मानवाधिकार आयोग की पत्रिका है। मानवाधिकार संदेश करके इसकी पत्रिका है। हम यहाँ पे दोनों की तुलना करके कर रहे हैं, ज्यादा कंसेशन नहीं है इसमें, ये सेम ही है। अब अगर अपन इनकी बात करें योग्यता की, मतलब जो ये सदस्य है ना, इन सदस्य को किस मतलब इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए सदस्यों की अगर बात करें तो
सदस्य की योग्यता की अगर बात करें तो ये एक अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और सदस्य के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। अध्यक्ष और सदस्य की अगर बात करें तो देखिए पहले क्या था, 2019 में संशोधन किया गया। 2019 से पहले था क्या था कि ना कोई भी सेवानिवृत्त जो सीजे होता है, जो अपन का सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता, चीफ जज होगा, तो वो सेवानिवृत्त चीफ जज बन सकता था। अध्यक्ष पहले यही था, लेकिन 2019 में संशोधन करके कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी बन सकते हैं। तो इसमें बात करें, सबसे पहले था कि सेवानिवृत्त सीजे होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर राज्य की बात करेंगे तो राज्य में हो जाएंगे, हाईकोर्ट की बात करेंगे तो हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त सीजे होने चाहिए, हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त सीजे होने चाहिए। लेकिन 2019 में संशोधन करके यहाँ पे ऑब्लिक करके और कर दिया कि कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी हो सकता है। तो 2019 की बात करते हैं, 19 में संशोधन करके या दोनों सेवानिवृत्त सीजे भी हो हाईकोर्ट के या फिर कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी हो, तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश। और सदस्यों की बात करेंगे तो एक सदस्य तो अपना न्यायिक फील्ड का होना चाहिए और दूसरा मानवाधिकार का विशेषज्ञ होना चाहिए। दो सदस्य हैं तो अगर एक सदस्य और दूसरे की बात करें, दूसरा तो मानवाधिकार विशेषज्ञ होना चाहिए, दूसरा मानवाधिकार विशेषज्ञ होना चाहिए। और अगर पहले की बात करें, एक की बात करें तो ये क्या होना चाहिए, ये है ना हाईकोर्ट की, राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं तो हाईकोर्ट में या तो वर्किंग होना चाहिए, जो कार्यरत होना चाहिए, या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। तो इसकी बात करें तो हाईकोर्ट की बात करेंगे या तो वर्किंग मतलब कार्यरत या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। अब बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की बात करेंगे तो इनके अध्यक्ष के लिए तो सेम वही होगा, ये हाईकोर्ट है तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जो भी चीफ जज है उनका वो हो सकते हैं। और 2019 में संशोधन करके सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी कर दिया गया, सेम इसका रिश्ता होगा। और 5 सदस्य की बात करेंगे तो 2 सदस्य हैं वो न्यायिक फील्ड में, मतलब जो वर्किंग, दो की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक सदस्य है ना, एक सदस्य वो सुप्रीम कोर्ट की बात करेगा, एक हाई कोर्ट की। एक सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए और दूसरा की बात करेंगे तो हाई कोर्ट में, कोई भी हाई कोर्ट में कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। और 2 की बात करेंगे, 2 मानवाधिकार विशेषज्ञ होने चाहिए। तो एक और एक सुप्रीम कोर्ट का हो जाएगा, एक हाई कोर्ट का हो जाएगा। और 2 है वो मानवाधिकार विशेषज्ञ, 2 मानवाधिकार विशेषज्ञ होने चाहिए और एक महिला होनी चाहिए, एक महिला होनी चाहिए। तो ये इनके सदस्यों के बारे में बात करते हैं। और 2019 में संशोधन करके मतलब सीजे की जगह कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी इसमें लिया गया है। 2019 में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग में 3 संशोधन किए गए। एक तो उनकी आयोग और जो उनकी कार्यकाल है उसको लेकर किया गया, 3 या 70 किया गया, 5 70 की जगह। और दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा उनकी यहाँ योग्यता में किया गया, योग्यता में हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त सीजे की जगह वहां पे न्यायाधीश भी ले आए हैं। और तीसरा बात की है कि इन सदस्यों या इन अध्यक्ष की बात, इन अध्यक्ष या इन सदस्य की बात करें कि ये जिनकी इनकी सेवानिवृत्ति यहाँ से इनकी योग्यता मतलब कार्यकाल पूरा हो जाता है, उसके बाद इनकी पुनर्नियुक्ति के लिए अभी संशोधन कर दिया कि वापस पुनर्नियुक्त किए जा सकते हैं। पहले नहीं किए जाते थे लेकिन 2019 के बाद पुनर्नियुक्त किए जाने लगे हैं। तो ये भी याद रखेंगे 2019 में कौन से 3 संशोधन किए गए हैं। तो अगर 2019 के तीनों संशोधन की अलग से बात करें, 2019 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार में 3 संशोधन किए गए। पहले की बात करेंगे तो उनके कार्यकाल की बात करेंगे, कार्यकाल में 3 सितर किया गया, 5 सितर की जगह जो भी अधिक हो। दूसरे की अगर बात करेंगे तो उनकी योग्यता में चेंज किया गया, योग्यता में यहाँ पे सिंपल सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी लिया गया। अगर तीसरे की बात करेंगे तो अध्यक्ष व सदस्य की वापस पुनर्नियुक्ति की गई, अध्यक्ष एंड सदस्य की पुनर्नियुक्ति की बात की गई है। अब नेक्स्ट में बात करते हैं कि इनका पहला वो मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष कौन रहे थे, राज्य के मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष कौन रहे हैं, वर्तमान में कौन है, इनकी बात करते हैं।
तो देखिए जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इनके पहले अध्यक्ष कौन रहे, श्री रंगनाथ मिश्र रहे, और वर्तमान की अगर बात करते हैं तो वाई के सिन्हा है, वर्तमान की बात करते हैं तो वाई के सिन्हा है। और अगर राज्य मानवाधिकार आयोग ना देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात करते हैं तो फर्स्ट अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो श्री रंगनाथ मिश्र है, श्री रंगनाथ मिश्र है। और अगर वर्तमान की बात करते हैं तो अरुण कुमार मिश्रा है, इसमें वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा। अगर वर्तमान की बात करते हैं तो अरुण कुमार मिश्रा। वैसे राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं, सबसे पहले की बात करेंगे कांता भटनागर की बात करेंगे, वर्तमान की बात करेंगे तो कृष्ण कुमार गोयल की बात करेंगे, गोपाल कृष्ण व्यास की बात करेंगे। फर्स्ट मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं तो कांता भटनागर है, फर्स्ट की बात करेंगे। और अगर वर्तमान की बात करते हैं गोपाल कृष्ण व्यास। और राज्य मानवाधिकार आयोग 1999 में बनाया गया, तो अभी ज्यादा पांचवें नंबर पे ये गोपाल कृष्ण व्यास है शायद। अभी बात करते हैं पहले कांता भटनागर हो गए, दूसरे नंबर पे बात करेंगे तो सैयद अहमद की बात करेंगे, सैयद अहमद की बात करेंगे। तीसरे नंबर पे बात करेंगे तो नगेंद्र कुमार जैन की बात करेंगे, नगेंद्र कुमार जैन। और चौथे नंबर पे बात करेंगे तो प्रेम प्रकाश लोहिया की बात करेंगे। और चौथे नंबर पे पांचवें नंबर पे हो गए गोपाल कृष्ण व्यास, अभी 5 ही है। राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की बात करते हैं तो 1+2 होते हैं, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। तो अभी 2 सदस्य कौन है, दोनों महेश नाम से है, एक दोनों महेश नाम से। अगर सदस्यों की बात करते हैं, सदस्य की बात करेंगे, पहले तो बात करेंगे महेश गोयल हो जाएगा, दूसरा शर्मा हो जाएंगे। पहला और दूसरा दोनों महेश नाम से ही है, तो एक तो हो जाएंगे महेश गोयल, दूसरे हो जाएंगे महेश चंद्र शर्मा, महेश चंद्र शर्मा हो जाएंगे दूसरे। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे कि राज्य मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्या कार्य होता है, उनको अपन को यहाँ क्यों लाना पड़ा, इन आयोग को अगर नया मतलब अधिनियम पारित करके क्यों बनाना पड़ा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ना, दोनों चाहे राष्ट्रीय हो चाहे राज्य हो, राष्ट्रीय है वो नेशनल लेवल पे काम करेगा और राज्य है वो राज्य स्तर पे काम करेगा। इनका कार्य क्या होता है, तो देखिए अगर कहीं भी कोई भी न्यायालय में अगर कोई मानवाधिकार से संबंधित कोई भी मामला अगर लंबित पड़ा है तो उसकी कार्यवाही में ये हस्तक्षेप कर सकते हैं। अगर इनकी बात करते हैं इनके कार्य की, इन दोनों के सेम भी कार्य होंगे, एक राष्ट्रीय स्तर पे हो जाएगा, एक राज्य स्तर पे हो जाएंगे। अगर इनके कार्यों की बात करते हैं कि इनको क्यों लाया गया, इनके कार्य क्या है, तो ये क्या करेंगे, पहले की बात करें कोई भी न्यायिक स्तर पर अगर मामला मानवाधिकार से संबंधित है और लंबित चल रहा है, उसमें ये दोनों में से कोई भी ये अपने स्तर पर या अपने स्तर पर हस्तक्षेप कर सकता है। तो बात करते हैं न्यायालय की। न्यायालय में मानवाधिकार से संबंधित है, मानवाधिकार से संबंधित अगर कोई मामला लंबित है, अगर कोई मामला लंबित है तो उसमें यह हस्तक्षेप कर सकता है। कर सकता है। और अगर बात करते हैं ये दोनों आयोग है, ये कोई भी संस्था हो चाहे कोई भी लोक सेवक अगर उनके विरुद्ध मानवाधिकार का अगर कुछ भी आया है तो उसकी ये जांच कर सकता है। ये सिर्फ जांच कर सकता है, ये दंड या सजा नहीं दे सकता। ये ओनली सलाहकारी संस्था है, दोनों की दोनों। अगर इन दोनों की बात करते हैं, दोनों सलाहकारी संस्था है, सरकार बाध्य नहीं है इनका मानने के लिए, लेकिन इनके जो इन्होंने जो रिपोर्ट दी उसके बारे में क्या सरकार ने डिसीजन लिया वो इनको सरकार को बताना पड़ता है। बाकी ये सलाहकारी संस्था ही है। और ये अगर कोई भी संस्था हो चाहे लोक सेवकों के विरुद्ध अगर मानवाधिकार का मामला चल रहा है तो उसकी जांच कर सकती है, उनको दंड या सजा नहीं दे सकती है। और अगर बात करें तो कारागारों की बात करें, जो जेल है उनकी ये जाके निरीक्षण कर सकता है, वहां पे उनके मतलब जो जेल में है लोग उनकी कैसी स्थिति है, उनकी सर्वे करके वापस सलाह भी दे सकता है कि इनकी ऐसी स्थिति होनी चाहिए। ये राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य है। और अगर बात करें इनकी तो ये जो ना मतलब मानवाधिकार से संबंधित शोध और अनुसंधान को भी बढ़ावा देता है। इनके राज्य मतलब जो राष्ट्र की हित के लिए जो कार्य होंगे वो राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य होंगे।
नेक्स्ट आयोग की अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट की बात करेंगे आरपीसी, राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात करेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार यही तक है। अब आरपीसी की बात करते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग की अगर बात करते हैं तो राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। वो संवैधानिक कैसे है? क्योंकि उसका उल्लेख है जो भारत के संविधान में, संविधान के भाग 14 में उनके अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में इसका वर्णन किया गया। जिनका संविधान में वर्णन होता है वो संवैधानिक होते हैं, और जो ये अधिनियम के तहत बनाए जाते हैं इनको वैधानिक या सांविधिक, ये नाम में सिर्फ इतना ही, सांविधिक और संवैधानिक। सांविधिक मतलब विधि के सहित जो अधिनियम लाया गया वो, तो ये सांविधिक या वैधानिक है। और आरपीसी की बात करें तो वो संवैधानिक निकाय है, कि संविधान में उसका उल्लेख किया गया है। अब आरपीसी की बात करते हैं, आरपीसी का अध्यादेश कब लाया गया है, इसकी स्थापना कब की गई, इसमें कार्य कब प्रारंभ किया गया है, उसकी बात करते हैं तो आरपीसी के लिए अध्यादेश लाया गया था आरपीसी के लिए 26 अगस्त, आरपीसी के लिए 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश लाया गया। 16 अगस्त 1949 की बात करते हैं तो उस टाइम राज्य में, अपने राजस्थान में राज प्रमुख होते थे जो कि मान सिंह द्वितीय थे, जयपुर वाले। तो मान सिंह द्वितीय है वो अध्यादेश लेके आए, उसके बाद इसकी स्थापना की गई। 4 दिन बाद 20 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना की गई। आरपीसी ने कार्य प्रारंभ है वो 22 दिसंबर 1949 को किया गया था। आरपीसी की अगर बात करें तो आरपीसी, राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरपीसी की बात करें तो आरपीसी की बात करें ये एक संवैधानिक निकाय है। इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं तो ये एक संवैधानिक निकाय है। आरपीसी एक संवैधानिक निकाय, इसका संविधान में अगर बात करें तो संविधान के भाग 14 में इसका उल्लेख है। और अगर अनुच्छेद की बात करेंगे, अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक, अपन इन सब अनुच्छेद की बात करेंगे। कौन से अनुच्छेद में किसके जैसे 315 में आरपीसी की गठन की बात की गई है, तो 316 में, 17 में, 23 तक फाइनली जो आरपीसी प्रतिवेदन राज्यपाल को देती है 323 के तहत, उस तक की सब की बात करेंगे। तो अनुच्छेद 315 से लेकर 323 सभी संवैधानिक निकाय हो गया। अब बात करते हैं इस आरपीसी की स्थापना के लिए अध्यादेश कब लाया गया। अध्यादेश की बात करते हैं तो वो है 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश लाया गया। 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश लाया गया। और इस टाइम 1949 मतलब राजस्थान में एकीकरण चल रहा था, और उस टाइम अगर बात करें तो राज प्रमुख होते थे, और राज प्रमुख कौन थे? मान सिंह द्वितीय। पूछ ले तो मान सिंह द्वितीय है वो राज प्रमुख थे, और ये अध्यादेश लेके आए थे। और फिर अगर स्थापना की इसकी बात करते हैं आरपीसी की, स्थापना 4 दिन बाद की बात करेंगे, 20 अगस्त 1949, 20 अगस्त 1949 की बात करेंगे। और आरपीसी ने कार्य प्रारंभ कब किया गया? 22 दिसंबर 1949 से आरपीसी ने कार्य प्रारंभ किया गया। कार्य प्रारंभ की बात करेंगे तो 22 दिसंबर 1949 को आरपीसी ने कार्य प्रारंभ किया। आरपीसी ने। अब बात करते हैं कि जब आरपीसी ने कार्य प्रारंभ किया था तब इसका मुख्यालय है वो जयपुर में था। अब इस तारीख की बात करेंगे तो इस टाइम आरपीसी का जो मुख्यालय है वो जयपुर में था। इस टाइम की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय जयपुर में था। उसके बाद बात करते हैं जब राजस्थान का जो लास्ट 7वां चरण था एकीकरण का, जब 1 नवंबर 1949 की अगर बात करें, 1 नवंबर 1956 की बात करते हैं तो उस टाइम पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर आरपीसी का जो मुख्यालय जयपुर था वहां से अजमेर स्थानांतरित किया गया और वर्तमान में गोबरागाड़ी अजमेर में इसका आरपीसी का कार्यालय मुख्यालय है इसका। तो बात करते हैं 1 नवंबर 1956 की, जो भी 7वां चरण था राजस्थान के एकीकरण की बात करते हैं उसमें, तो इस टाइम पी सत्यनारायण राव समिति की बात करेंगे। इस समिति की सिफारिश पर आरपीसी का जो मुख्यालय है वो अजमेर स्थानांतरित किया गया। आरपीसी के मुख्यालय की बात करते हैं तो वो अजमेर स्थानांतरित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि आरपीसी है ना एक सलाहकारी निकाय है। आरपीसी राज्य सरकार को सलाह देगी, राज्य सरकार बाध्य नहीं है कि आरपीसी की माने बात, जो आरपीसी ने रिपोर्ट दी है उसको माने या ना माने। अगर राजस्थान सरकार आरपीसी की बात को नहीं मान रही है तो वो मंत्री जो विधानमंडल है उसके सामने प्रस्तुत करेगी कि इस कारण से मैं नहीं मान रहे, अदरवाइज उसमें कुछ नहीं होना है।
नेक्स्ट आरपीसी के बारे में अनुच्छेद की बात करते हैं कि 315 से लेकर 323 तक। तो देखिए आरपीसी के बारे में एक और हो गया कि ये ओनली सलाहकारी निकाय है, ये केवल सलाहकारी संस्था है, सरकार इसका लिए बाध्य नहीं है, इसकी बात को मानना ही है, इसके लिए बाध्य नहीं है। अब नेक्स्ट बात करेंगे अनुच्छेदों की बात करेंगे, 315 से शुरू करेंगे और 323 की बात करेंगे। तो चाहे आरपीसी हो चाहे यूपीएससी कोई भी हो, अनुच्छेद 315 से ही इन सब का शुरू हो रहा है। अनुच्छेद 315 में ही कह रखा है कि केंद्र लेवल पर एक यूपीएससी होगा, लोक सेवा आयोग होगा, और राज्य लेवल पे जो राज्य स्टेट होंगे एसपीएससी होगा, स्टेट लोक सेवा आयोग होंगे। राजस्थान में तो राजस्थान लोक सेवा आयोग हो गया, और अगर कोई दो स्टेट मिलकर एक बनाना चाहते हैं तो वहां पे ज्वाइंट मतलब संयुक्त लोक सेवा आयोग भी हो जाएगा। 315 में ही तीनों का कह रखा है, यूपीएससी का और आरपीएससी का। जो स्टेट पीसीएस की बात करेंगे तो अपने राजस्थान बात करेंगे तो आरपीएससी, और जेपीएससी ज्वाइंट की बात करेंगे जेपीएससी। इन तीनों की सी में अपने हमारे यहाँ सिलेबस में आरपीएससी है तो हम आरपीएससी की बात करेंगे। तो अनुच्छेद 315 में आरपीएससी के गठन की बात की गई, गठन राज्यपाल करेगा। आरपीएससी के गठन की बात की गई है और गठन कौन करेंगे? राज्यपाल। ये अनुच्छेद याद रखने पड़ेंगे कि आरपीएससी में यही इंपॉर्टेंट है। तो 315 क्या कहता है कि आरपीएससी का गठन की बात करता है और राज्यपाल करता है। अब अनुच्छेद 316 की बात करें, अनुच्छेद 316 कहता है, सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि नियुक्ति कौन करता है इन सदस्यों की। आरपीएससी के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति की बात करता है 316। नियुक्ति की बात करेगा, उसके बाद बात करेगा ये सदस्यों की बात करेगा कि आरपीएससी में कितने सदस्य हैं, उनकी कार्यकाल कितना होता है, इसकी बात करेगा, और इन सदस्यों की योग्यता क्या उनकी बात करता है, वो त्याग पत्र किनको देंगे, ये सब है वो 316 में बात करेंगे। तो नियुक्ति की बात करते हैं, नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्यपाल खुद से नहीं करेंगे, राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे, मंत्री परिषद की सलाह पर। आरपीएससी के सदस्यों की जो अध्यक्ष और सदस्य हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा और राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे, खुद से नहीं करेंगे। अगर सदस्य की बात करते हैं तो आरपीएससी की जब स्थापना की गई उस टाइम सदस्य तो 1+2 थे, एक अध्यक्ष थे और 2 सदस्य थे, लेकिन 2011 में इसको सदस्यों को बदल दिया गया और 1+7 कर दिया गया। वर्तमान में आरपीएससी के सदस्यों की अगर बात करेंगे तो 1+7 है। और इन सदस्यों का निर्धारण कौन करता है? इन सदस्यों का निर्धारण राज्यपाल करते हैं। इन सदस्यों के निर्धारण की अगर बात करते हैं, इन सदस्यों का निर्धारण है वो राज्यपाल करते हैं। आरपीएससी की जब स्थापना की गई शुरुआत में 1+2 एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते थे, वर्तमान में 2011 में संशोधन किया गया, इनके सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। ये निर्धारण राज्यपाल करते हैं और 1+7 कर दी गई। कार्यकाल की बात करते हैं, आरपीएससी का कार्यकाल है 6 या 65 वर्ष, जो भी अधिक हो उसकी बात करेंगे, 6 या 65 वर्ष की बात करेंगे। और इनके सदस्यों की योग्यता की अगर बात करें, योग्यता, और आरपीएससी के सदस्य एक बार जब सेवा यहाँ की तो कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो वो पुनर्नियुक्त नहीं होते। अपने पीछे पड़ा था अभी जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वो राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं तो उनमें 2019 में संशोधन करके उनकी पुनर्नियुक्ति को स्वीकार किया था। लेकिन आरपीएससी की अगर बात करते हैं तो आरपीएससी में पुनर्नियुक्ति नहीं है। इनके सदस्यों की अगर कार्यकाल की समाप्ति हो जाती है तो उनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होगी। अगर इनकी योग्यता की बात करते हैं, इन सदस्यों की क्या योग्यता होनी चाहिए, तो जो ये 8 सदस्य, एक अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य, इनमें से 50% जो सदस्य हैं वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार में 10 साल का उनका प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। तो 50% सदस्य तो वो होंगे जिनको केंद्र या राज्य पर 10 साल का प्रशासनिक अनुभव है इनमें से, और 50% वो होंगे जिनको राजनीतिक हो, चाहे शिक्षा का हो, कानून का हो, समाज सेवा का एक्सपीरियंस अनुभव होना चाहिए। उसकी बात करें तो योग्यता की बात करेंगे तो 50% सदस्य हैं वो तो केंद्र या राज्य सरकार कहीं पे भी 10 साल का प्रशासनिक अनुभव, 10 साल का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। और अगर 50% सदस्यों की बात करते हैं तो 50% जो बाकी बचे हुए सदस्य हैं उनको राजनीतिक, चाहे शिक्षा, कानून या समाज सेवा, इनका अनुभव होना चाहिए। ये इनकी योग्यता है। नेक्स्ट इनके त्याग पत्र की बात करते हैं तो ये त्याग पत्र किसको देंगे? अगर आरपीएससी के सदस्यों के त्याग पत्र की बात करते हैं तो ये त्याग पत्र राज्यपाल को ही देंगे।
ये ध्यान रखकर राज्यपाल को ही देंगे। तो 315 और 316 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन इंपॉर्टेंट तो 316 है। 316 के तहत इनकी नियुक्ति दी गई है। 316 की बात करते हैं तो इनके सदस्यों की नियुक्ति दी गई है, जो राज्यपाल करते हैं और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। तो फिर इनके सदस्यों की संख्या बताई गई है 1+2 और वर्तमान में 2011 में 1+7 कर दी गई। कार्यकाल की बात करेंगे 6 या 65 वर्ष है ये, और इनकी योग्यता की बात करेंगे तो 50% सदस्य वो होंगे जो केंद्र या राज्य सरकार में 10 साल का प्रशासनिक अनुभव रखते हैं। 50% सदस्य वो होंगे जो राजनीतिक हो, चाहे शिक्षा हो, कानून हो या समाज सेवा हो, उनका अनुभव हो, और त्याग पत्र ये राज्यपाल को ही देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 317 की बात करेंगे। इसके अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है और ये शुरुआत के ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाले ज्यादा नहीं है। और 317 की बात करते हैं अब अनुच्छेद 317 की अगर बात करते हैं तो ये हटाने की, इनकी बर्खास्तगी की, इनकी निलंबन की बात करते हैं कि जो आरपीसी के सदस्य और अध्यक्ष हैं उनको कैसे बर्खास्त किया जा सकता है, कैसे निलंबन किया जा सकता है। मतलब अपन सिंपली पढ़ते हैं हटाना में इसमें बर्खास्त भी हो सकता है, निलंबन भी हो सकता है। बर्खास्त कैसे किया जाए या निलंबन कैसे किया जाता है, तो देखिए जो अपन ने पीछे आयोग में पढ़े थे कि 3-4 पॉइंट है वो तो कॉमन ही होते हैं। अगर वो सदस्य है वो दिवालिया हो गए हैं, या फिर वो मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो गए हैं, या वो अपने इस पद पे रहते हुए वो दूसरे लाभ के पद पर कार्य करने लग गए हैं, और या अगर बात करते हैं वो नैतिक दुराचरण से ग्रसित हो गए हैं, तो उनको अपन बर्खास्त से निलंबन कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं कदाचार या अक्षमता, जब दो शब्द आ जाते हैं ये, तो इनको हटाने की बात करते हैं। दिवालिया ये सारे है ये, कदाचार या अक्षमता की बात करते हैं। कदाचार या अक्षमता के आधार पर इनको कैसे कब हटा सकते हैं, तो कदाचार या अक्षमता के आधार पर इनको राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद हटाएगा। राष्ट्रपति हटा सकते हैं लेकिन राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट पूरी जांच करेगा और सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसके बाद करेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति इनको कदाचार या अक्षमता के आधार पर इनको हटा सकते हैं। ये अनुच्छेद 317 में दे रखा है। अनुच्छेद 318 की बात करते हैं। अनुच्छेद 318 में ये बता रखा है कि जो आरपीसी के सदस्य हैं उनकी संख्या का निर्धारण और उनकी सेवा शर्तों के बारे में बात की गई है। तो इसमें बात करते हैं संख्या निर्धारण, सदस्यों की संख्या निर्धारण और सेवा शर्तें एंड सेवा शर्तें। तो इनकी संख्या का निर्धारण अपन ने अभी जस्ट इनके पीछे पढ़ा था कि इनकी संख्या पहले एक सदस्य, अगर संख्या की बात करें पहले 1+2 थे, फिर 1+7 किए 2011 में। ये किसने किए? राज्यपाल ने की। इनकी संख्या का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल। और इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण भी राज्यपाल ही करता है। और अगर कोई सदस्य या अध्यक्ष को एक बार नियुक्त कर दिया तो उसके पद पे रहते हुए कोई भी अलाभकारी परिवर्तन उसके नहीं किया, कम नहीं किया जाएगा। अलाभकारी मतलब जो भी इसको सेवा शर्तें सेवाएं दी जा रही है उसको कमी करना, उसके पद पे नियुक्त करने के बाद नहीं किया जा सकता, पहले या बाद में कर सकते हैं। नियुक्ति के समय या जब तक वो उस पोस्ट पे है, उस पद पे है, उस टाइम नहीं किया जा सकता, बाद या पहले कर सकते हैं। संख्या का निर्धारण और सेवा शर्तें ये राज्यपाल करेंगे। अनुच्छेद 318-19 की बात करते हैं। अनुच्छेद 319 के तहत है कि आरपीसी के जो सदस्य अपनी सदस्यता की समाप्ति हो गई उसके बाद में वो वापस वो उस पद पे नहीं आ सकते, उसकी बात करते हैं। तो सदस्यता समाप्ति के बाद सदस्यता समाप्ति के बाद पुनः नियुक्ति पर रोक, पुनः नियुक्ति पर रोक के लिए ये 319 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 319 कहता है कि एक बार आरपीसी का जो सदस्य है, अध्यक्ष है, वो अपना कार्यकाल इनने पूरा कर लिया तो वापस वो पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता। उसकी एक कंडीशन है, वो कब पुनर्नियुक्त हो सकते हैं, तो अपन आरपीसी की ही बात करेंगे। आरपीसी का अगर कोई अध्यक्ष की सदस्यता समाप्त हुई है, आरपीसी के कोई भी अध्यक्ष की अगर सदस्यता समाप्त हुई है तो वो और कहां पे जा सकता है? वो यूपीसी का अध्यक्ष बन सकता है, यूपीसी का सदस्य बन सकता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं बन सकता है। वापस अपने पद या नीचे वाले पद पे नहीं जा सकता। तो इसमें क्या बात करें, अगर आरपीसी की अगर बात करते हैं तो आरपीसी का अगर कोई अध्यक्ष है, आरपीसी का अध्यक्ष है वो, तो वो आरपीसी के वापस अध्यक्ष पद पे नहीं आ सकता, सदस्यों के पद पे नहीं आ सकता, वो यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य के पद पे जा सकता। और अगर आरपीसी का अगर सदस्य है वो
सदस्य की बात करें, आरपीसी का सदस्य है तो वो या तो अपने खुद आरपीसी का अध्यक्ष बन सकता है, अपने ऊपर जा सकता है, यूपीएससी का अध्यक्ष सदस्य बन सकता है, या कोई अदर जो पीसीएस है जैसे कि एमपीपीएससीएस, यूपीपीसीएस, जो अदर स्टेट की पीसीएस है उनके अध्यक्ष बन सकता है। जो सदस्य है वो या तो वो अदर पीसीएस के, जो अदर पीसीएस है उनके अध्यक्ष बन सकता है, या फिर वो यूपीएससी का अध्यक्ष सदस्य बन सकता है, या इसका सदस्य है तो अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन स्वयं पद पर उसकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। ये अनुच्छेद 319 कहता है। 320 की बात करते हैं। अनुच्छेद 320 है वो आरपीसी के कार्य की बात करता है। अनुच्छेद 320 है वो आरपीसी के कार्यों की बात करेगा, चाहे नियुक्ति के संबंध में हो, चाहे वृद्धि के संबंध में हो, चाहे प्रमोशन के संबंध में हो, जो भी आरपीसी के कार्य है, इतना डीपली कार्य के अंदर नहीं जाएगा। नॉर्मली ध्यान रखना है कि आरपीसी का नियुक्ति भर्ती इनके संबंध में हो सकता है। तो 320 करता है आरपीसी के कार्य। और अगर अनुच्छेद 321 की बात करते हैं तो आरपीसी के विस्तार की बात करते हैं। विस्तार की बात करेंगे। और 322 की अगर बात करेंगे तो आरपीसी का खर्च की बात करेंगे, खर्चे की बात करेंगे, खर्च की बात करेंगे। और अगर 323 की बात करते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस ये होता है आरपीसी का प्रतिवेदन कि आरपीसी अपना जो प्रतिवेदन है वो किसको देगी, तो वो राज्यपाल को देगी। तो ये होता है आरपीसी का प्रतिवेदन देना। ये किसको देगा, तो ये राज्यपाल को देगा। आरपीसी अपना प्रतिवेदन किसको देता है, राज्यपाल को देता है। अब अपन ने क्या बात की, आरपीसी एक संवैधानिक संस्था है, एक सलाहकारी संस्था है। इसकी स्थापना कब की गई, अध्यादेश सहायता 16 अगस्त 1949 को, इसकी स्थापना 20 अगस्त को की गई थी। इसमें कार्य प्रारंभ 22 दिसंबर 1949 से किया गया। जब स्थापना की तब इसका जयपुर मुख्यालय था, उसके बाद में अजमेर स्थानांतरित कब किया गया, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को, जब एकीकरण का 7वां चरण था, लास्ट उस टाइम किया गया था। उसके बाद अपन ने बात की सलाहकारी संस्था है, राज्य सरकार बाध्य नहीं है इसके कार्य को मानने के लिए। फिर अपन ने अनुच्छेद की बात की है, अनुच्छेद 315 से शुरू करेंगे। 315 से लेकर 323 है वो आरपीसी के अनुच्छेद है। 315 में आरपीसी के गठन की बात की गई, जो राज्यपाल करेगा। 316 की बात करते हैं, उसमें सब मतलब नियुक्ति की बात की गई, इनकी कार्यकाल की बात की गई, त्याग पत्र किसको देंगे, इनकी योग्यता क्या है, इनकी बात की गई अपन ने। और उसके बाद बात करते हैं 15, 16 और 17 की बात करें। 17 में इनको हटाना, इनका बर्खास्तगी और निलंबन की बात की गई। राष्ट्रपति करता है सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद में कदाचार या असमता के आधार पर। 18 की बात करेंगे। 18 में इनकी जो संख्या का निर्धारण करना या इनकी सेवा शर्तों की बात करते हैं तो वो राज्यपाल करेगा। और 18, 19 की बात करते हैं। 19 की बात करेंगे तो इनकी सदस्यता समाप्त है, उसके बाद पुनर्नियुक्ति पे रोक लगाता है, ये 19 करता है। और 20 की बात करते हैं तो 20 यहाँ से आरपीसी का कार्य। 21 की बात करेंगे, 21 में इसके विस्तार की बात करेंगे, 22 में खर्च और 23 में आरपीसी के प्रतिवेदन की बात करते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान में सबसे पहले आरपीसी का अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान में कौन है, उनकी बात करते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग जो आरपीसी है, आरपीसी के सबसे पहले अध्यक्ष एसके घोष थे। वर्तमान में बात करें संजय कुमार चौधरी है ही है। और अगर बात करते हैं सबसे लंबे टाइम के लिए, सबसे लंबे टाइम कौन रहे थे और देवी शंकर तिवारी, और सबसे कम समय के लिए कौन रहे थे, उनकी बात करते हैं। तो आरपीसी के फर्स्ट अध्यक्ष की अगर बात करेंगे, आरपीसी के फर्स्ट अध्यक्ष की बात करते हैं तो एसके घोष की बात करेंगे। और अगर वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान अध्यक्ष है वो 36वें अध्यक्ष है। 36वें, ये याद रखना ही पड़ेगा, ये क्वेश्चन भी पूछता है। जो वर्तमान में मतलब जो संजय कुमार सौमित्री है वो 36वें नंबर के हैं, या वर्तमान में 36वें नंबर के, कैसे भी करके ये डालते हैं, बहुत पूछते हैं क्वेश्चन इस बात में। तो वर्तमान की बात करें संजय कुमार सौत्री है। संजय कुमार सौत्री है। इसके बाद जस्ट पहले की बात करते हैं, अगर 35वें की बात करेंगे तो भूपेंद्र कुमार यादव। भूपेंद्र कुमार यादव थे। और दीपक उप्रेती थे जस्ट पहले 34वें की अगर बात करेंगे, 34वें की अगर बात करेंगे तो दीपक उप्रेती थे। और अगर बात करते हैं सर्वाधिक कार्यकाल वाला आरपीसी के कौन से अध्यक्ष थे, सर्वाधिक कार्यकाल की अगर बात करेंगे, सर्वाधिक कार्यकाल वाले अगर अध्यक्ष की बात करते हैं तो देवी शंकर तिवारी हो जाएंगे। और अगर मतलब
सबसे कम कार्यकाल वाले न्यूनतम कार्यकाल की अगर बात करेंगे, न्यूनतम कार्यकाल वाले अध्यक्ष की बात करेंगे तो वो थे पीसी यादव और ये 37 दिन तक रहे थे, 37 दिन तक अध्यक्ष बनते रहे थे। आरपीसी के बारे में अगर क्वेश्चन निकालेगा तो वो यहीं से निकाला। आपने सब कुछ कवर कर लिया, अपने कुछ रखा ही ना तो राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग मतलब मानवाधिकार आयोग, ना ही राज्य मानवाधिकार आयोग, ना ही आरपीसी, इनके बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया। जो नेक्स्ट आयोग है वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर क्लास ज्यादा लेंथी चली जाएगी। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी और आपके यूआरओ के लिए बहुत ही ज्यादा आपके हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको इसके शॉर्ट नोट चाहिए तो हमारे इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।